बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ? मैं भी अपने घर का बादशाह हूं। मैं यहां किसी से नहीं डरता हूं। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए
मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं।
कहानी से सीख। बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी से सीख। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल लीं और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपए है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूं,
उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपए दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद हैं तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं हैं। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपए, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। कहानी से सीख: किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल से झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं हो जाएगी न? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया। कहानी से सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा जरूर करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा।
फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है? कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ाकचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता है। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खेल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था, इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे।
तभी उनकी नजर चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी ही तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा। अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बगीचे में घूमने लगीं। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत की खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कर आऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। कहानी से सीख। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी, जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है। यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूं। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए।
दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया। तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थिति को भांपते हुए हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकता है। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट-डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा व राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।
महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा-सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रिगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होंगी।
राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। अकबर और बीरबल, सच्चाई की जीत। अकबर के दरबार में शांति और समृद्धि का माहौल था। राजा अकबर एक प्रेरणास्रोत थे, जो न्याय, समझदारी और समर्थ नेतृत्व के संकेत के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके साथी, महान विचारक और ताल्लुकदार सलाहकार बीरबल ने उनके दरबार में आदर्शों को और भी उत्तम बनाने का कार्य किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अपने मंत्रियों को प्रश्न पूछा कि कैसे राज्य को अधिक विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मेरे राज्य के विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए हमें जनता के साथ एकता और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल चिंतित था, क्योंकि एक प्राचीन और शक्तिशाली संगठन ने राज्य के विकास में बाधा डाल रखी थी। उनके निर्णयों के प्रति लोगों की विश्वास कम हो गया था। अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल एक धारावाहिक व्यक्तित्व था, जिनकी चालाकी और तार्किक विचारशीलता ने अकबर को हमेशा उनके सलाह लेने के लिए प्रेरित किया। बीरबल ने राजा के लिए एक योजना बनाई जो उन्हें उनके विरोधियों से निपटने में मदद कर सकती थी। बीरबल ने एक महत्वपूर्ण दरबार बुलाया, जिसमें राजा, मंत्रियों और सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व था। उन्होंने सभी को कहा, हमारे राज्य की शक्ति हमारे एकता में है। हमें एक साथ खड़े होकर अपने विरोधियों का मुकाबला करना होगा। बीरबल ने अपनी योजना को समझाया, जिसमें उन्होंने राजवंश के प्रति लोगों की आस्था को पुनः जगाने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया। इस उत्सव में सभी लोगों को निमंत्रित किया गया। विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा बीरबल ने एक विशेष रूप से तैयार किया गया महाभारत का पुनः आयोजन किया, जिसमें शहर के युवा लोग अपने अभियांत्रिकी, खेलकूद और कला कौशल का प्रदर्शन कर सकते थे। यह उत्सव न केवल जनता के बीच एकता और उत्साह बढ़ाया, बल्कि राज्य के नए पहलुओं को भी दर्शाया। उत्सव के दौरान बीरबल ने राज्य के विभिन्न वर्गों के लोगों को साथ लाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे उनके बीच एकता का वातावरण बना रहा। यह योजना बहुत ही सफल रही और राज्य की जनता में विश्वास और एकता का संदेश फैल गया। बीरबल की योजना के परिणामस्वरूप राजा अकबर ने अपने विरोधियों के साथ सहमति प्राप्त की और राज्य को अधिक विकसित करने के लिए नई योजनाओं को स्वीकार किया। इसके अलावा लोगों के बीच एकता और सहयोग की भावना में वृद्धि हुई, जिसने राज्य को मजबूत बनाया। इस कहानी से सीखते हैं कि सच्चाई, एकता और सहयोग ही एक समृद्ध और सशक्त समाज की नींव होती है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि समस्याओं का सामना करने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम समृद्धि और प्रगति की ओर अग्रसर हो सकें।